नाज़रीन, ओहदे का चार्ज संभालते ही ट्रंप ने काम बहुत तेज़ कर दिया और बहुत अहम फैसले वो कर रहे हैं और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर उन्होंने दस्तखत भी किए हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि वो गैर मुल्की जो इमदाद है उसको रोकने जा रहे हैं, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया बात कर रही है। और बात की जाए इसराइली हमलों की, तो उक्का दुक्का जगह पर इसराइली हमले भी जारी हैं, जिसकी वजह से खदशा है जंगबंदी मुआहदे के हवाले से कि शायद उसमें वो उस तरह से आगे बढ़ ना पाए। तो बहुत सारी अहम खबरें हैं इनके अलावा जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पनामा की। पनामा के सदर का स्टेटमेंट आया है। बैकग्राउंड ये है कि कल जब अपनी इफ्तिताही तकरीब से ट्रंप ने खिताब किया तो उन्होंने ख़ास तौर पर पनामा का जिक्र किया। उन्होंने, चूँकि वो पनामा कैनाल के हवाले से उन्होंने बात की, उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं और कोशिश हैं और बहुत जल्द जो है वो पनामा कैनाल पर हम कब्ज़ा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर हमें भारी टैक्स जो है वो देना पड़ता है, इस वजह से हमने ये हिकमत अमली अपनाई है कि हम पनामा को ले लें। तो उस पर पनामा के सदर का ट्रंप को जवाब आया है। उनका ये कहना है कि पनामा कैनाल का इंतज़ाम पनामा के कंट्रोल में है और हम हमेशा से गैर जानबदार रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मतलब ये अहम स्टेटमेंट है पनामा के सदर का, चूँकि जो ट्रंप की प्रायोरिटीज़ हैं उनमें पनामा जो है वो पहले दूसरे नंबर पर है। चूँकि वो चाहते हैं कि वहाँ से उनको भारी टैक्स देना पड़ता है, तो अगर वो कैनाल के पास आ जाएगी तो वो टैक्स वाला जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस पर वो बड़ी संजीदगी से अमल पैरा है और उनकी संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के बाद ही अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है वाज़ेह कर दिया था। अदरवाइज होता ही है कि जब भी कोई इलेक्शन जीता है तो वो ओहदे का जब चार्ज संभालता है तो उसके बाद अपना काम शुरू करता है, अपना विजन बताता है, अपनी प्रायोरिटीज़ बताता है। लेकिन ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद ही अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बता दी थी और उनकी जो प्रायोरिटीज़ थी उनमें पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड जो है वो सर फहरिस्त थे। चूँकि ये दोनों ऐसे मामले हैं कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अमेरिका को, और चूँकि वो अमेरिका फ़र्स्ट का नारा लगा चुके हैं तो वो सारे काम करने जा रहे हैं जिससे अमेरिका को फ़ायदा। और जो कुछ पहले हो चुका है, जिस तरह अमेरिका को नुकसान पहुँचाया गया, खोखला किया गया बाइडेन इंतज़ामिया की तरफ से, उन सब का भी उन्होंने जिक्र किया और उन सब का वो इदराक रखते हैं। तो अब वो ये समझ रहे हैं कि हम चीज़ों को जो है वो तब्दील करें और तेज़ी के साथ तब्दील करें। अच्छा, गज़ा की जो पॉपुलर फ्रंट लिबरलाइजेशन है, उन्होंने उनके डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उनका ये कहना है कि हम अपने शहीद कायदीन को सलाम पेश करते हैं, जिनमें सर फहरिस्त शहीद हसन नसरुल्लाह हैं। अच्छा, जैसा कि हमने पहले भी आपको कई बार बताया कि ये जो कामयाबी है फ़लस्तीन की रेजिस्टेंस की, इस कामयाबी की एक बुनियादी और बड़ी वजह ये है कि ये जमात, ये ग्रोह, ये रेजिस्टेंस डट कर खड़ी रही। पूरी दुनिया के इस पर प्रेशर था लेकिन इन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया, ना ही प्रेशर में मुज़ाकरात ही किए और ना ही किसी की बात में आए। और ख़ास तौर पर जो इनके लीडरान जिनको शहीद किया गया, उनकी कुर्बानियों के बावजूद, मतलब उनके शहीद होने के बावजूद, ना तो इनका जज्बा कम हुआ और ना ही इनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई। हसन नसरुल्लाह, यहिया सबर, इस्माइल हानिया, तीन इनके लीडरान, बड़े लीडरान को, चीफ्स को शहीद किया गया। लेकिन उसके बावजूद वो शहीद किस लिए किया गया? इसलिए किया गया कि जब किसी भी ग्रोह का लीडर जो है आप उसको निशाना बना लेते हैं तो वो ग्रोह, वो पार्टी, वो जमात कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये मकसद सिर्फ ये था कि रेजिस्टेंस को कमज़ोर किया जाए, इसीलिए ये टारगेट्स किए गए। लेकिन रेजिस्टेंस कमज़ोर नहीं हुई। रेजिस्टेंस की तैयारी ये थी कि उनको पता था कि हमने अल्टरनेट चीज़ें क्या हैं, किस तरह अल्टरनेट अपनी लीडरशिप को मुतहरक करना है और अपने अज़ाइम को अचीव करना है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उनकी मिसालें दे रही है और बात ये कर रही है कि वो सारे मुतालबात जो कि हसन नसरुल्लाह के थे, इस्माइल हानिया के थे, वही मुतालबात जो हैं वो आज माने गए हैं। इनकी शहादतों के बाद भी, वक्त गुजरने के बाद भी रेजिस्टेंस 1 इंच भी उससे पीछे नहीं हटी। तो इस हवाले से पूरी दुनिया में बात की जा रही है। हमास के रहनुमा ने बयान दिया है, उन्होंने भी शहीद हसन नसरुल्लाह ने फ़लस्तीनियों के साथ अपने वादे को पूरा किया। वो ये कह रहे हैं कि जो वादा किया गया था हसन नसरुल्लाह की जानिब से फ़लस्तीनियों के साथ, आज वो वादा जो है वो पूरा हो चुका है। ख़ाह वो खुद इस दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन उनका वादा जो है वो पूरा किया है, जिसका क्रेडिट जो है वो रेजिस्टेंस के हर फाइटर को जाता है। इसी तरह उनका कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद के पहले और दूसरे दिन कैदियों के तबादले और इमदाद के हवाले से अच्छे गुजरे। मतलब पहला और दूसरा जो दिन था वो जंगबंदी मुआहदे का अच्छा गुजरा है
उन्होंने ये भी कहा है कि जो जसूस तैयारे हैं उनकी परवाज और शहरियों पर गोली चलाने के मामले पर इसराइल ने मुआहदे की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ की हैं। जैसे मैंने आपको अपने इब्तिदाई में बताया कि इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और जिस पर रेजिस्टेंस जो है वो सब्र का दामन छोड़े नहीं है, और रेजिस्टेंस ये कह रही है कि हमारे सब्र का पैमाना जब लबरेज होगा तो फिर हम जवाब देंगे। और वो जो सालसी हैं इस डील के, कतर, मिस्र और अमेरिका उनकी तरफ देख रहे हैं कि इसराइल पर वो एक्शन ले और इसराइल को बाउंड करें कि वो अपनी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद करें, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर नतायज जो है इसराइल को भुगतने पड़ेंगे। और कतरी और मिस्र की तरफ गहरी पैरवी की जा रही है, जो हमास, अमरीकियों और इसराइलियों के साथ मिलकर मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। मतलब कतर और मिस्र का उन्होंने जिक्र किया कि वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मुआहदे पर पासदारी की जाए, चूँकि ये गारंटर हैं। इसी तरह इसराइली खिलाफ वर्जियाँ ख़ासतौर पर शहरों पर गोली चलाना मुआहदे के लिए ख़तरा है। मतलब उनका ये कहना है कि अगर ये जो गोलियाँ चलाई जा रही हैं, ये जो निहत्थे लोगों को फिर भी अटैक किया जा रहा है, अगर ये ना रुका तो इससे मुआहदा जो है वो मुतासर हो सकता है, मुआहदा ख़तरे में पड़ सकता है। तो ये ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, कि मुआहदे की पासदारी की जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होंगी और मुमकिन है कि दोबारा से एक लार्ज स्केल जंग छिड़े, जिसमें रेजिस्टेंस पहले से ज़्यादा ताकतवर नज़र आएगी और पहले से ज़्यादा लार्ज स्केल ऑपरेशन करेंगी। इस पर तमाम जो रेजिस्टेंस हैं वो कैटेगोरिकली ये बयान दे चुकी हैं कि अगर इसराइल बाज ना आया तो इनको नतायज भुगतना पड़ेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये मुआहदा जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है। अच्छा, ज़राए का ये कहना है कि इंसानी इमदाद के ट्रकों की बड़ी तादाद क्रॉसिंग के ज़रिए गज़ा की पट्टी में दाखिल हुई है और अक़वाम मुत्तहिदा हिलाल अहमर इन्हें वसूल कर रहे हैं। चूँकि अब जंगबंदी मुआहदा हो चुका है, अब वहाँ पर लोग एंटर हो रहे हैं, तो जो अमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। वहाँ पर दोबारा ज़िंदगी को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और हालात चूँकि बहुत ज़्यादा बदतर थे उनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो इस वक्त अपने पीक पर है, तो इसी हवाले से खबरें भी आ रही हैं। पहले दिन गज़ा में दाखिल होने वाले ट्रक की तादाद 500 तक पहुंच गई और दूसरे दिन 600 से तजावज़ कर गई। पहले दिन 500 अमदादी ट्रक पहुंचे हैं, जबकि दूसरे दिन जो है वो 600 अमदादी ट्रक गज़ा में पहुंचे हैं। इसी तरह ज़राए का कहना है कि गज़ा में मलबे हटाने, लाशें निकालने और सड़कें खोलने के लिए भारी सामान, भारी मशीनरी जो है वो लाई गई। जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि तबाही जो है वो बहुत ज़्यादा है और इतनी बड़ी तबाही है कि शायद सालों लगेंगे उसको रिकवर करने के लिए। तो लेकिन अब जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, हैवी मशीनरी वहाँ पर पहुँच गई है, हैवी सामान वहाँ पर पहुँच गया है, जिससे मलबा हटाया जाएगा, लाशें निकाली जाएंगी, सड़कें जो है वो खोली जाएंगी। अच्छा, ज़राए का मज़ीद कहना है कि मुआहदे के 7वें दिन होने वाले तबादले और गज़ा में 120 फ़लस्तीनियों के बदले इसराइली ख़वातीन की रिहाई पर, मतलब इसराइली ख़वातीन को 7वें रोज़ छोड़ा जाएगा। इसी तरह हमास का स्टेटमेंट आया है कि तबादले का दूसरा मरहला आइंदा हफ्ते 25 जनवरी को मुकर्रर तारीख को शुरू होगा। इसके बाद शाम की बात कर लेते हैं। शामी जो इंतज़ामिया है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की है और उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ताल्लुकात में बेहतरी के मुंतज़िर हैं। चूँकि शाम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, वहाँ पर भी एक अनवांटेड वार जो है वो छेड़ी गई थी और अब चूँकि ट्रंप आ चुके हैं, पूरी दुनिया ये समझ रही है कि ट्रंप जो है वो अमन के दाई हैं और ट्रंप ने ख़ुद भी ये कल कहा है कि वो अमन के दाई हैं। तो अब शाम भी नज़रें जमाई बैठा है अमेरिका पर कि डोनाल्ड ट्रंप शाम के हवाले से पॉलिसी वाज़ा करें और शाम में अमन पर अमल दरामद जो है वो फौरी तौर पर करवाएं। अच्छा, इसराइली जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि जी यूएस में इसराइली सफ़ीर का हवाला देते हुए ये कह रहा है कि जी ट्रंप इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बमों की फराहमी पर आयद आर्जी पाबंदी हटाने का इरादा रखते हैं। मतलब कोई पाबंदी थी जो कि अमेरिका की जानिब से लगाई गई थी इसराइल पर 200 पाउंड वजनी बमों के हवाले से। तो अब उन्होंने कहा है कि जनाब वो वहाँ पर इसराइली जो सफ़ीर हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो पाबंदी हटाने का इरादा रखते हैं। अच्छा, इसके बाद कतर की बात कर लेते हैं। कतर ने जंगबंदी के लिए 10 दिनों के दौरान गज़ा को 12.5 मिलियन लीटर तेल की फराहमी के लिए ज़मीनी पुल के आगाज़ का ऐलान किया है। मतलब वो 12.5 मिलियन लीटर जो है वो तेल प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, कतर का जो किरदार है इस पूरे मामले में वो बड़ा मुस्बत और बड़ा शानदार रहा और अब जबकि जंगबंदी मुआहदा हो चुका है और कतर का कलीदी किरदार है, कतर का गारंटर भी है, तो अब उनकी इमदाद का, फ़लस्तीनियों की इमदाद का भी सिलसिला जारी है। बड़े लार्ज स्केल पर इमदाद की जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों ट्रक्स हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, खुराक बाकी चीज़ें, चूँकि वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गया था। वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। तो अब सर्वाइवल के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और कोशिशें बड़ी तादाद में की जा रही हैं। और आप देख रहे हैं कि जो ख़बरें आ रही हैं कि तमाम तर जो दुनिया के इदारे हैं इंसानी हकूक़ के
वो इस वक्त मुतहरक हैं, गज़ा में पहुँच रहे हैं और वहाँ पर चीज़ों का जो है वो उनको सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, गज़ा पट्टी में जो बेकरियाँ हैं, मरकज़ी बेकरियाँ, वो आज रात से खोल दी जाएंगी और 24 घंटे वो काम करेंगी। अच्छा, यही वो चीज़ें हैं कि वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी जो मफलूज हो चुका था, अब उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी जितनी मैंने आपके साथ खबरें शेयर की, ये उसी कोशिश का नतीजा है। अच्छा, ट्रंप ने बयान दिया है, अमरीकी सदर ट्रंप ने, उनका ये कहना है कि पेरिस मौसमियाती जो मुआहदा है उससे फौरी तौर पर दस्तबरदार हो रहे हैं और मैं मुलाजमत की आर्जी मुअत्तली जारी करूँगा और वफाकी मुलाजमीन से ज़ाती तौर पर वापस आने का मुतालबा उन्होंने कर दिया है। ये ट्रंप के इनिशिएटिव्स हैं। इसके बाद ट्रंप ने मज़ीद कहा है कि मैं पिछली इंतज़ामिया के तकरीबन 80 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स मनसूख कर दूंगा। मतलब ये मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ट्रंप चूँकि समझते हैं कि बाइडन के दौर में अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, अमेरिका उस तरह तरक्की नहीं कर सका, अमेरिका का दुनिया में इमेज ख़राब हुआ और ट्रंप जो बाइडन के जो फैसले थे वो इंतहाई नामुनासिब थे, तो इसीलिए उन्होंने 80 जो एग्जेक्टिव ऑर्डर थे जो सदर की जानिब से किए गए थे उनको मनसूख करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आज रात 6 जनवरी के कैदियों के लिए माफ़ी पर भी दस्तखत करूंगा। जो 6 जनवरी के कैदी हैं उनके लिए माफ़ी पर भी दस्तखत करूंगा। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की हुकूमती सेंसरशिप को ख़त्म करने के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत करूंगा। और नाज़रीन, इसमें ख़ास बात यह है कि जो 6 जनवरी के कैदियों की माफ़ी के हवाले से ट्रंप ने कहा है कि उस पर वो दस्तखत करेंगे। ये वही लोग हैं, वही कैदी हैं जब बाइडन ने हलफ उठाया था तो वहाँ पर आपको पता है कि हालात बड़े कशीदा हो चुके थे, मुजाहिरीन आ गए थे जो ट्रंप के हामी थे। तो उस वक्त जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी जो ट्रंप के हामी थे, जो कि एहतजाज करने के लिए आए थे, बाइडन के ख़िलाफ़ थे, तो उनकी माफ़ी के हवाले से ट्रंप ने कहा है कि अब उन पर मैं दस्तखत करूँगा, उनको रिहा करूँगा, उनको रिलीज़ करूँगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उनके अपने साथी हैं उनकी हुकूमत में आते ही उन्होंने उस पर इनिशिएटिव लिया और फौरी तौर पर उनको रिहा करने वाले हैं। अच्छा, अमेरिकी सेनेट ने मार्को रूबियो को ट्रंप इंतज़ामिया में वज़ीर ख़ारजा के ओहदे की तौसीक़ कर दी है। अच्छा, ये जो मार्को रूबियो हैं ये नाज़रीन वज़ीर ख़ारजा होंगे अमेरिका के और ट्रंप के बाद ये इंतहाई अहम तरीन होता है अमेरिकी इंतज़ामिया में वज़ीर ख़ारजा का, जो कि पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहता है और पूरी दुनिया जो कि अमेरिका से बहुत सारे उनके कुछ के ताल्लुकात हैं, बराबरी की सतह पे बहुत सारे कंट्रीज़ को वो फंड्स देते हैं, एड देते हैं। तो ये बड़ा अहम जो है वो होता है जिसके लिए उन्हें मार्को रूबियो का इंतखाब किया है। मार्को रूबियो जो है नाज़रीन ये फ्लोरिडा स्टेट जो है वहाँ से सेनेटर हैं और ये तकरीबन 2011 से टिल नाउ ये सेनेटर हैं वहाँ से और ये ट्रंप के बड़े करीबी साथी और दोस्त समझे जाते हैं। और जब इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, जो लास्ट इलेक्शन कैंपेन्स भी थी, उसमें इन्होंने अपनी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ट्रंप की बेहतरीन कैंपेन चलाई और ट्रंप को वहाँ से अच्छे खासे जो वोट दिलवाए हैं और ट्रंप ने अब इन पर एतबार और एतमाद का इजहार किया है और ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के विज़िट भी करते रहे हैं। एज अ सेनेटर इनको मुख्तलिफ जो ड्यूटीज़ असाइन की गई, ये अफ़गानिस्तान भी जाते रहे हैं, वहाँ पर भी चीज़ों को देखते रहे हैं। तो बहुत सारे और ममालिक हैं जिनके विज़िट करते रहे हैं और इसी बुनियाद पर इनको अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा जो है वो लगाया गया है। और इनसे ये तवक्को की जा रही है कि ये ब्लिंकन वाला किरदार अदा नहीं करेंगे, बल्कि ये जो ट्रंप की पॉलिसी है, अमन की जो पॉलिसी है, उसको आगे लेकर बढ़ेंगे। और ये बड़े ही धीमे मिजाज के और बड़े ही डिप्लोमेटिक किस्म की शख्सियत हैं और इनसे यही उम्मीद की जा रही है कि ये अच्छे फ़ैसले करेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको अपने इब्तदाइये में बताया था कि ट्रंप ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, वो गैर मुल्की इमदाद रोकने का फ़ैसला किया है। तो इस हवाले से ट्रंप ने कहा है कि 3 माह की असेसमेंट मुद्दत में के दौरान इमदाद रुकी रहेगी। मतलब 3 महीने तक, अब से 3 महीने तक इमदाद अमेरिका की जानिब से किसी मुल्क को नहीं दी जाएगी। ये बड़ा फ़ैसला किया गया है ट्रंप की जानिब से, चूँकि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि अमेरिका की एड पर चलते हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर हालात बड़े कशीदा हैं, जंगें हो रही हैं, जो कि अमेरिकी जो इमदाद है उससे आगे बढ़ती हैं। तो अब ट्रंप ने 3 महीने के लिए इमदाद को बंद कर दिया है। 3 महीने में वो असेसमेंट करेंगे, उसके बाद फिर जो है चीज़ों को, अपनी पॉलिसी को रीलॉन्च करेंगे। और इम्कान ये भी है कि ये माली इमदाद यूक्रेन के लिए भी बंद की जा सकती है, मतलब ये यूक्रेन के लिए भी बंद की जा सकती है। वो ये कह रहे हैं चूँकि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसमें जो यूक्रेन को मुकम्मल सपोर्ट है, जो मुकम्मल इमदाद है, जो मुकम्मल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो अमेरिका की जानिब से किए जा रहे हैं। चूँकि वो ख़ुद इस काबिल नहीं है कि वो रूस के साथ जंग लड़ सकें, वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकी मदद और यूरोपियन मदद पर खड़े हैं। तो अब ये ख़तरे की बात ये है
कि ये कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन की जो मदद है वो भी बंद की जा सकती है। अगर आप ये अंदाज़ा लगाएंगे अगर यूक्रेन की मदद बंद कर दी जाएगी, यूक्रेन को एड बंद कर दी जाएगी, तो यूक्रेन फिर किस तरह सर्वाइव करेगा, वो किस तरह जंग लड़ेगा। एक तो पहले ही वो क्राइसिस में है और बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही हैं कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में जंगबंदी हो जाएगी और वो सारे मुतालबात माने जाएंगे जो कि रूस के मुतालबात हैं। मतलब रूस जो है वो टेबल में आगे होगा, और जब टेबल टॉक होगी तो उसमें उसका पलड़ा भारी होगा। तो अब जबकि ऐसी सूरत हाल है कि पहले ही यूक्रेन परेशान है, यूक्रेन के इत्तेहादी परेशान है कि जी अमेरिका जो है वो पुतिन से मुलाकात करने जा रहा है, पुतिन से मुलाकात करेगा तो मुमकिन है कि पुतिन जो है वो अपने सारे मुतालबात अमेरिका से मनवाएं। अब उसी तनाजुर में इमदाद बंद करने का कह दिया गया है। इसका मतलब ये है, ये जो इमदाद बंद करने की बात की गई है, ये डेफिनेट इसमें ख़ास बात ये भी है कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन को हम सपोर्ट ना करें, जिस तरह इसराइल से उन्होंने अपनी सपोर्ट वापस ले ली है। तो ये इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रंप का विजन है अमन का, अच्छा वैसे तो अमन पसंद जो उनका लास्ट न्यूयॉर्क गया है उसमें अमन पसंद तो नज़र नहीं आए, लेकिन अब की बार वो भरपूर अमन पसंद नज़र आ रहे हैं, वाकई अमन के दाई के तौर पर सामने आए हैं। और उनकी कोशिशें ये हैं कि हर कोशिश की जाए कि अमन कायम करने की, हर कोशिश की जाए हालात को बेहतर करने की, हर कोशिश की जाए आगे बढ़ने की। तो उन्होंने जिस तरह इसराइल और फ़लस्तीन की जंग बंदी करवाई है, ये इंतहाई गैर मामूली वाक़या है कि नेतन्याहू बिल्कुल नहीं चाहते थे जंग बंदी करने के लिए। उन्होंने बड़ी टाल मटोल की, बड़ी कोशिशें की कि किसी तरीके से हमें कोई सेफ पैसेज मिल जाए, जान छुड़वाई जाए। लेकिन आफरीन है ट्रंप के कि ट्रंप ने कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कैटेगोरिकली दो टोक के कहा कि जनाब नो मोर वार, हमें पीस चाहिए, हमें अमन चाहिए। और अब उन्होंने उसके बाद अब नेक्स्ट जो बेड़ा उठाया है वो नाज़रीन उन्होंने उठा लिया है यूक्रेन रूस जंग का। और अब ये नज़र आ रहा है कि कभी इम्कान है कि पुतिन से मुलाकात के बाद आप एक ख़बर सुनेंगे कि जनाब चीज़ें तय हो चुकी हैं और बाकायदा तौर पर यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंगबंदी होगी और अमेरिका उसका गारंटर होगा। अच्छा, इस तरह चाइना ने अमेरिकी फर्मों पर जोर दिया है कि वो चीन में सरमायाकारी जारी रखें। ये चाइना की तरफ से अमेरिकी फर्मों पर जोर दिया गया। और ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि वो मुल्क जिनके साथ अमेरिका की सख्त कशीदगी थी, अमेरिका अपना सख्त दुश्मन को समझता था, उन तमाम ममालिक में इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त जो सूरत हाल हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं, हालात जो हैं वो बेहतर से बेहतर होने जा रहे हैं। इसी तरह जो चीनी नायब सदर हैं उन्होंने टेस्ला के CEO एलन मस्क और दिगर कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल के इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, मतलब इन्होंने मुस्तकबिल के जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया है। तो नाज़रीन ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं कि वो जंग जो कि आलमी जंग का ख़तरा था कि किसी वक्त भी आलमी जंग हो सकती है, लेकिन ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद, ट्रंप के चार्ज संभालने के बाद अब ये ख़दशा मौजूद नहीं है। ट्रंप ने चूँकि पूरी दुनिया को सेटल कर दिया, चूँकि आलमी जंग के लिए सबसे जो बुनियादी चीज़ थी वो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग थी। अब जब वहाँ पर जंगबंदी हो गई है, मिडल ईस्ट में अमन कायम हो गया है, तो फिर समझ लें कि चीज़ें जो बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हैं। तो नाज़रीन ये बुनियादी तौर पर आज की वीडियो थी। अब चूँकि फॉलोअप जारी है और पूरी दुनिया जो है वो ट्रंप की तरफ देख रही है कि ट्रंप चार्ज संभालने के बाद क्या फ़ैसले करेंगे, चूँकि उनके फ़ैसले जो हैं उनका पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट होता है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है कि ट्रंप के किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात होंगे, वो किस मुल्क के साथ क्या पॉलिसी इख्तियार करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी हैरानकुन है और बड़ी ख़ास है कि ट्रंप ने जिस तरह ताल्लुकात में बेहतरी लाई है उन तमाम ममालिक के साथ जिनके साथ उनकी सख्त तरीन कशीदगी थी, वो बड़ी हैरानकुन है। और ट्रंप जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए हैं। जो ट्रंप का लास्ट न्यूयॉर्क था, ट्रंप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए हैं। और इसी वजह से ट्रंप के बारे में हर कोई बात कर रहा है, ट्रंप की तारीफ़ कर रहा है। और ट्रंप ने ये जंगबंदी का जो मुआहदा करवाया है ये गैर मामूली है। अगर ट्रंप इलेक्शन ना जीतते तो शायद आज हालात और वर्स्ट होते और आप देखते कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसानियत का कत्लेआम होता। लेकिन ये ट्रंप को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उन्होंने, और ये क्रेडिट जो है वो हम नहीं बल्कि फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ने भी ट्रंप को ये क्रेडिट दिया। उनका ये कहना है कि ये ट्रंप की वजह से मुमकिन हुआ है कि हम जो है वो जंगबंदी को पहुँचे हैं। और अब ट्रंप जो मुलाकात करना चाह रहे हैं, पहली जो गैर मुल्की सरबराह से मुलाकात करेंगे वो रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। और पुतिन से उनकी मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है, इंतहाई अहमियत की हामिल है। और ये जो मुलाकात होगी
ये ग्लोबली एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी। इस मुलाकात के बाद आप देखेंगे कि हालात बहुत तेज़ी से बदलेंगे। इस मुलाकात के बाद आप देखेंगे कि यूक्रेन और रूस जंग जो है वो ख़त्म होगी। आप इस मुलाकात के बाद देखेंगे ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होंगे। आप इस मुलाकात के बाद देखेंगे कि रशिया और अमेरिका के दरमियान बहुत सारे मुआहदे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। ये नाज़रीन आज की वीडियो थी, आप तक तमाम तर तफसीलात जो है वो पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी मालूमात समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर वक्त राब्ते में रहें। हमारी कोशिश होती है कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया में वो आपके सामने रखें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।